वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की। तो बच्चों एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है एक्सचेंज रेट। तो काफी कुछ टॉपिक एक्सचेंज रेट से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो कवर नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो के थ्रू हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले वाली वीडियो में हम आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे और दूसरी वाली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, इसके अलावा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, और इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, क्या क्या एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए, इसके बारे में हम जानकारी आप बच्चों को देंगे। तो बच्चों इस तरीके से टोटल मिलाकर 2 वीडियो बनाने वाली, ये हमारा पहला पार्ट है। तो बच्चों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने काफी सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं यूजीसी नेट के, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, ठीक है। इसके अलावा यूपी में अगर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसके और भी कई सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं, तो आप जरूर हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो इसमें अंदर बेसिकली हमें बताना है कि मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी देश की, तो एक देश को विदेशों के साथ कई तरीके के लेन देन करने ही पड़ते हैं। उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, आप जो मर्जी कहें। मतलब एक देश बिना किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड किए रह नहीं सकता, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम एक्सचेंज कर सकें। जैसे हम इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इंडियन रुपीज नहीं चलता, वहां पे डॉलर चलता है। और हमारे पास डॉलर है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रुपीज होता है, हमारे यहाँ जो आरबीआई है वो रुपीज छापती है। तो इंडिया को कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि एक्सचेंज हम कर सकें। इसी तरीके से वर्ल्ड के और देश भी हैं जिनके साथ हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो बच्चों 2 तरीके के सिस्टम है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के अलावा एक मैनेज्ड फ्लोटिंग भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो बच्चे सबसे पहला जो सिस्टम है वो जो था वो था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी कि 1870 से आया और 1940 तक रहा। इससे पहले देश क्या कहा करते थे कि अगर मान लीजिए किसी देश को दूसरे देश से गुड्स खरीदनी है तो नॉर्मली डॉलर जो होते हैं, यानी कि गलत बोला, गोल्ड जो है, गोल्ड या सिल्वर जैसी पीसेस जो भी मेटल्स है उनमें ही ट्रेड करना पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था, लगातार ट्रेड की मात्रा बढ़ रही थी, उस प्रोपोर्शन में ये जो मेटल्स है, गोल्ड हुआ या सिल्वर हुआ, ये सारे के सारे इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत महसूस हुई जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके या पॉसिबल हो कि उसको पूरी तरीके से किया जा सके। तो उसी तरीके से एक सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये जो सिस्टम है इसको पैक सिस्टम भी बोलते हैं। 1970 से लेके 1914 तक ये सिस्टम रहा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया में हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। मान लीजिए इंडिया में 1 ग्राम जो गोल्ड है, मान लीजिए 100 रुपए का है, यानी कि इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 100 रुपए का। इसका मतलब यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड और रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए है वो इंडिया आएगा और बदले में 1 ग्राम जो गोल्ड है वो लेके जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में 1 ग्राम गोल्ड जो है वो मान लीजिए 10 रुपए का है, $10 का है। मैं डॉलर यहां लिख देता हूं, $10 का है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मान लीजिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सामान खरीदा यूएसए से, इंडिया ने यूएसए से सामान खरीदा, मान लीजिए सामान खरीदा $500 का, या $500 की जगह चलिए पा लीजिए $50 का खरीदा, ठीक है। तो क्योंकि इस एक्सचेंज रेट के तहत $1 जो है वो 10 रुपए के बराबर है, तो इसके हिसाब से इंडिया ने इसका, यानी कि ये गुड्स खरीदी
और बदले में जो पेमेंट कर दिया वो कर दिया मान लीजिए कितने रुपए का, 500 रुपए का। ठीक है, अब जिसके पास पैसा आया, क्योंकि रुपीस और गोल्ड फुल्ली कन्वर्टेबल हैं, इसलिए जिसके पास 500 रुपए हैं वो इंडिया में आएगा, इंडिया आया और बदले में उसने क्या किया, 500 रुपए पे किए और बदले में उसको, क्योंकि 5 ग्राम गोल्ड जो है वो उसे मिल जाएगा। यानी कि एक तरीके से गारंटी हो गई कि इंडिया में उसके जो 500 रुपए हैं उससे 5 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या करता था कि हर देश का जो एक्सचेंज रेट है वो गोल्ड की वैल्यू के बेस पर डिसाइड होता था। यानी कि हर देश की आरबीआई को, सॉरी मतलब सेंट्रल बैंक को, उस समय तो खैर आरबीआई नहीं थी, तो हर देश की जो सेंट्रल बैंक है उसको अपनी करेंसी को गोल्ड में व्यक्त करना पड़ता था और गोल्ड के बेस पर कंपेयर हो जाता था दूसरे देश के साथ में। अब यहां पर एक दिक्कत आना शुरू हो गई बच्चों। दिक्कत क्या आई वो समझ लीजिए। देखिए वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो बहुत सारे देशों ने क्या किया, अपने इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए धड़ाधड़ अपनी मात्रा में नए नोट छापे। तो उस नए नोट छापने का इंपैक्ट ये हुआ कि उस जिस देश में ये नए नोट छापे जा रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया। देखिए जो करेंसी है, करेंसी डीवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने कहा कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 100 रुपए का होगा। अब इंडिया ने कहा कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 200 रुपए का होगा, यानी कि रुपीस की वैल्यू मान लीजिए डीवैल्यूएट हो गई। ठीक है, अब जिसके पास 500 रुपए हैं उसको जो 5 ग्राम गोल्ड मिलेगा नहीं, उसको केवल 250 मतलब 2.5 ग्राम गोल्ड ही मिलेगा। इसका मतलब उसको तो नुकसान हो गया जिसके पास 500 रुपए हैं। तो यहां पर बच्चों ये दिक्कत आई, गोल्ड स्टैंडर्ड फेल होने की वजह ये रही कि बड़ी मात्रा में लोगों ने नोट छापे, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर किया, इसकी वजह से, और साथ ही साथ जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट हुई, उसकी वजह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हिल गया और गोल्ड स्टैंडर्ड जाके 1940 के तहत बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा जिसके द्वारा हम अपना बिजनेस में ट्रेड कर सके। कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। मतलब ऐसे सिस्टम तो रहे होंगे जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगा, लेकिन ग्लोबल तरीके से ट्रेड करने का कोई भी सिस्टम नहीं था और ये लंबे समय तक चला। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हुआ। तो इसके अलावा एक और सिस्टम रहा जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। तो यूएसए में एक जगह है हैम्पशायर, वहां पर ये एक सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। यहां पर 2 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, दूसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि जो विभिन्न देशों में लगभग 44 देशों ने इसमें एग्रीमेंट किया था स्टार्टिंग में, जो भी देश हैं उनमें जितनी भी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं उनको खत्म किया जाए, उनको दूर किया जाए। यही इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या किया गया, इसके लिए जो डॉलर है उसको कन्वर्टेबल बनाया गया गोल्ड में, यानी कि बाकी की करेंसी को गोल्ड के साथ आप जोड़ोगे और गोल्ड और जो डॉलर है वो गोल्ड में कन्वर्टेबल होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा बच्चों। देखिए मान लीजिए इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड जो है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 10 रुपए का है या 100 रुपए का मान लीजिए। ठीक है, तो और जापान में, ये इंडिया मान लेते, जापान में 1 ग्राम गोल्ड जो है वो मान लीजिए 500 येन का है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं करते थे, ये क्लियर कर लीजिए बात को। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूएसए में मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड जो है मान लीजिए $10 या मान लीजिए $10 का है। तो होता क्या था बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि यानी कि जो यहां पर आपको अगर इन दोनों में आपस में ट्रेड करना है तो या तो US डॉलर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ट्रेड येन से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो जापान को रुपीस दे देगा और जापान जो है वो इंडिया को येन दे देगा। इस तरीके से ट्रेड नहीं होता था, बल्कि दोनों को ही अगर ट्रेड करना है तो उनको चाहिए था US डॉलर। यानी कि अब जो है करेंसी जो है वो US डॉलर बन गई इंटरनेशनल मार्केट में करने के लिए। यानी कि हर देश जो है वो US डॉलर से कंपेयर किया जाता था। तो मान लीजिए इंडिया को अगर जापान से कोई चीज खरीदनी है तो इंडिया को क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा,
और डॉलर को देगा वो जापान को, जिससे कि वो क्या खरीद सके, अपनी गुड्स खरीद सके। यानी कि इस तरीके से जो डॉलर है वो पैक कर दिया गया। यहां पे भी फिक्स एक्सचेंज रेट की तरह से ये कहा गया कि जितने भी आईएमएफ के सदस्य देश हैं, इसमें इंडिया भी शामिल था, वो अपनी वैल्यू को डीवैल्यूएट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें 10% अप एंड 10% डाउन की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल प्लेग सिस्टम। एडजस्टेबल का मतलब है थोड़ा बहुत वो अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो डीवैल्यूएट और अपनी वैल्यू को रीवैल्यूएट नहीं कर सकते। ये बेसिक फंडा रखा गया। तो बच्चों ये सिस्टम 1960 तक तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद इस सिस्टम में दिक्कत आना शुरू हुई। इसको हम स्पेकुलेटिव अटैक के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों देखिए बेसिक वजह क्या रही कि एक वियतनाम युद्ध हुआ था यूएसए का, और इसके अलावा यूएसए ने 1960 में काफी बड़ी मात्रा में पब्लिक एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया। इन दो वजह से आप समझिए कि जब जो मनी सप्लाई जो है किसकी, डॉलर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब बहुत ऊंची हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा कि डॉलर जो है वो डीवैल्यूएट होने वाला है, उसका डीवैल्यूएशन होने वाला है। यानी कि डीवैल्यूएशन होने के बाद आपको मान लीजिए इंडिया के पास मान लीजिए $1000 है, ठीक है, $1000 में मान लीजिए 1 ग्राम है, क्योंकि इसके तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इनको 100 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा इंडिया को। लेकिन अगर एक बार रुपये डीवैल्यूएट हो गया, यानी कि $1 अगर 1 ग्राम गोल्ड जो है, 1 ग्राम गोल्ड जो है अगर वो $20 का हो गया, यानी कि जो डॉलर है वो डीवैल्यूएट हो गया, तो अब आपको इतने रुपए में केवल 50 ग्राम ही गोल्ड मिल पाएगा। यानी कि इस तरीके की अफवाह थी, इस तरीके का स्पेकुलेशन हो गया, इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया कि सबको लगा, तो सबने क्या किया, डॉलर के बदले अमेरिका से गोल्ड की डिमांड करना शुरू कर दिया। यानी कि बहुत ज्यादा गोल्ड की डिमांड मार्केट में आ गई, जबकि डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में था। जैसा कि हमने आपको बताया, वियतनाम युद्ध की वजह से भी अमेरिका ने बहुत सारे डॉलर मार्केट में लॉन्च कर दिए। इसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से बहुत सारा डॉलर मार्केट में आ गया। तो 1971 में वहां के जो प्रेसिडेंट थे नेक्सटन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, और इस तरीके से ब्रिटेन वुड जो है, इस पूरे सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम। तो बच्चों इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका सबसे बड़ा जो मेरिट रहता है वो ये रहता है कि इसके अंदर आप लंबे समय की पॉलिसी बना सकते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, ठीक है। जो भी पॉलिसी बना सकते हो आप लॉन्ग रन की बना सकते हो। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये के सारे मेरिट्स हैं। इसके अलावा डीमेरिट की हम बात करें तो जो वेंचर कैपिटल है वो इससे मतलब प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है, जो इसका सबसे बड़ा दोस्त था। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया, और इसके बारे में हमने पूरी तरीके से समझा। इसके अलावा बच्चों हम अगली वीडियो में आपको बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम और इंडियन जो हमारा सिस्टम है इंडियन एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे बच्चों। खासतौर पे इंडियन जो एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि इंडिया ने किस किस तरीके से अपने आप को चेंज किया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।